जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास बेहतरीन चल रही होगी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय नागरिकता, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ से सभी टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस द्वारा कितने भी क्वेश्चन घुमा लिए, कुछ भी पूछें, आपका इस लेक्चर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सभी टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर किया जाएगा, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय नागरिकता। नागरिकता क्या है? नागरिकता वह व्यक्ति जिसे किसी देश में कानूनी मान्यता मिली हो और जिस जिसे उस देश के राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देना मिला हुआ हो, नागरिक होगा, उसे नागरिक कहेंगे। या ऑक्सफोर्ड का जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जिस व्यक्ति को किसी राज्य या राष्ट्र में रहने और घूमने का कानूनी अधिकार या अनुमति हो, वह नागरिक कहलाएगा। व्यक्ति के प्रकार, अब कोई किसी देश में कोई व्यक्ति रह रहा है तो व्यक्ति दो तरह के हो सकते हैं। एक वो भारतीय हो सकता है या वो विदेशी हो सकता है। और विदेशी होगा तो वह दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब वह दो तरह का हो सकता है। अगर विदेशी है तो या तो वह मित्र राष्ट्र से होगा या शत्रु देश का व्यक्ति होगा। अब विदेशी व्यक्ति भारत में रहते हुए भी सभी नागरिक अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। अगर जो वह शत्रु देश का व्यक्ति है तो हमारे आर्टिकल में अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से जो सुरक्षा प्रदान की गई है, वो सुविधा उसको, जो शत्रु देश का व्यक्ति होगा, उसको नहीं मिलेगी। केवल नागरिकों को प्राप्त होने वाले जो अनुच्छेद हैं वह हैं 15, 16, 19, 29, 30। हम इन्हीं आर्टिकलों के बारे में जब फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो वहां से हम इन सभी आर्टिकलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप यही समझिए कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये सभी आर्टिकल आपको अधिकार मिलेंगे जो भारतीय नागरिक होगा। अब इसका मतलब क्या है? इन आर्टिकलों का मतलब क्या है? मतलब भेदभाव से उसे सुरक्षा मिलेगी, सरकारी नौकरी का अधिकार मिलेगा, बोलने, घूमने, काम करने की आज़ादी मिलेगी, अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा के सभी अधिकार मिलेंगे। और जो भारतीय नागरिक होंगे केवल वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, महान्यायवादी और जो भी संवैधानिक पद हैं उन पर रहने का अधिकार मिलेगा। अनिवासी भारतीय नागरिक, एनआरआई। एनआरआई क्या होते हैं? एनआरआई और पीआईओ। एनआरआई यानी अनिवासी व्यक्ति, जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है लेकिन भारत के बाहर रह रहा है। जो हमारे आयकर जो अधिनियम है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति भारत में 182 दिन से कम रहता है तो वह, यानी 182 दिन से कम भारत में रहता है और बाकी दिन वह विदेश में रहता है, तो उसे एनआरआई कहेंगे। उसकी शर्त होगी उसके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। और पीआईओ क्या होगे? पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जो व्यक्ति खुद या उसके माता पिता, दादा दादी कभी भारत के नागरिक रहे हों, उन्हें पीआईओ कहा जाएगा, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाएगा। यानी जिनके पास पहले उनके दादा दादी यानी भारतीय रहे हो, यानी उनके पास पहला पासपोर्ट हो, भारतीय नागरिकता हो, ठीक है, उनके जो पूर्वज थे, उन्हें भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ कहा जाएगा। लेकिन अपवाद है कि किन देशों के लोगों को पीआईओ नहीं माना जाएगा। जैसे पाकिस्तान का निवासी हो, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, नेपाल का, भूटान का, चीन का, अफगानिस्तान का, अगर जो वह है निवासी तो उसे नहीं माना जाएगा। और या उनके पूर्वज, जो भी पूर्वज थे,
वो अविभाज्य भारत से, जो अविभाज्य भारत था उसमें पैदा हुए हों, उन्हें पीआईओ भारतीय मूल का माना जाएगा। जो पीआईओ और एनआरआई हैं, उनको मिलने वाले क्या क्या फायदे हैं, उनको फायदे क्या क्या मिलते हैं? भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। 180 दिन तक भारत में रहने पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। एनआरआई को आर्थिक और शैक्षिक लाभ मिलते हैं, लेकिन वे लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, कुछ मामलों को छोड़कर। कुछ मामलों में अपवाद है। अब टॉपिक है प्रवासी भारतीय नागरिक और उनका विलय, यानी मर्जर कर दिया गया है। अब ओसीआई क्या है, यानी प्रवासी भारतीय नागरिक। यह असल नागरिक नहीं होते, बल्कि एक विशेष दर्जा प्राप्त होते हैं। जो विदेश में जो प्रवासी भारतीय नागरिक हैं, प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई, असल में ये भारतीय नागरिक जो असल है वो उन्हें नागरिकता नहीं होती, बल्कि एक विशेष दर्जा प्राप्त होते हैं जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दिया जाता है। आधार क्या होता है? आधार किस आधार पर दिया जाता है? उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 1 से दिया जाता है, जो लागू हुई थी 2005 से। कौन? और अब ठीक है, अब ये कौन ओसीआई बन सकते हैं? वह विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने योग्य थे, यानी वह विदेशी व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ, वो बनने की योग्यता रखते थे, उनको कहा जाएगा ओसीआई। ओसीआई के फायदे क्या हैं? भारत आने के लिए आजीवन वीजा, यानी भारत आने के लिए उन्हें आजीवन वीजा की सुविधा मिलेगी। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आते हैं तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरआई जैसे जो आर्थिक, शैक्षिक, वित्तीय अधिकार हैं, वो भी उन्हें दिए जाएंगे। अब पीआईओ और ओसीआई का विलय, मर्जर कर दिया गया, कब हुआ? 2015 में संशोधन 2015 में संशोधन में बदलाव किया गया। अब पीआईओ कार्ड बंद हो गए हैं और सभी पुराने पीआईओ जो कार्ड धारक हैं, अब उन्हें ओसीआई माना जाएगा। ठीक है, यानी पीआईओ का जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय प्रवासी भारतीय नागरिक विलय यानी ओसीआई में इनका विलय कर दिया गया है। अब विलय के फायदे क्या हैं? पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन की जो समस्या थी वो खत्म हो गई है। ओसीआई पर रोक, यानी कृषि है, बागान है, उनकी जमीन नहीं खरीद सकते जो मेंबर है ओसीआई के। कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकते ये। और संवैधानिक प्रावधान कि संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं नागरिकता को लेकर, ये हमारे भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है संविधान में। अब अनुच्छेद आर्टिकल 5, अगर कोई व्यक्ति भारत में स्थायी रूप से रहने वाला है और कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। शर्तें क्या हैं? वह भारत में हुआ हो, उसका भारत में जन्म हुआ हो, उसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, यानी माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, संविधान लागू होने से पहले 5 साल से भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही नागरिक माना जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 5 कहता है। अब आर्टिकल 6, पाकिस्तान से आए लोग, यानी जो पाकिस्तान से आए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से आए और भारत में बस गए,
उन्हें सीधे नागरिक माना जाएगा। और 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था और कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। ये आर्टिकल 6 कहता है। और आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान आए, यानी भारत से जो पाकिस्तान गए, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 7 कहता है। इसमें अपवाद क्या है? अगर वह व्यक्ति सरकार की पुनर्वास परमिट से वापस आए तो उस पर अनुच्छेद 6 के नियम लागू होंगे। यानी अगर सरकार के द्वारा व्यक्ति को पुनर्वास परमिट दिया जाता है तो उस पर फिर आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा नियम, यानी 6 आर्टिकल जो है उस वे नियम लगेंगे। आर्टिकल 8 जो भारतीय मूल के लोग हैं यानी PIO विदेश में रहते हैं, वे रजिस्ट्रेशन कराकर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद आर्टिकल 9 अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से किसी दूसरे की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। यानी कोई भारतीय व्यक्ति विदेश किसी भी देश की नागरिकता अगर ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 10 जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है, यानी जो भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है वह नागरिक बना रहेगा जब तक संसद कोई कानून बनाकर उसे ना बदल दे। यह हमारा आर्टिकल 10 कहता है। अनुच्छेद 11 नागरिकता से जुड़े सभी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यानी कि आर्टिकल जो 11 है वह संसद को नागरिकता बनाने की जो शक्ति प्रदान करता है। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये जो सभी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज करना है और आपका स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या यूपीएससी द्वारा लिया गया कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, ईपीएफ हो, कोई भी हो, आपका यहाँ इस लेक्चर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आपको इतना डीप में पढ़ाया जा रहा है, यूपीएससी कितना भी घुमा ले क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। अब ये नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? यह कानून बताता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। यानी नागरिकता अर्जित यानी नागरिकता लेने के लिए आर्टिकल 1955। अब इसमें है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता यानी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक, 1950 से 1 जुलाई 1987 अगर बच्चा भारत में पैदा हुआ है, इस बीच में यदि बच्चा भारत में पैदा हुआ है तो वह सीधा भारतीय नागरिक होगा। माता पिता की नागरिकता की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें अब 1 जुलाई 1987 से 2004 यानी 1 जुलाई 97 से 2004 ये क्या कहता है? बच्चा भारत में पैदा हो और माता पिता में से कोई एक, यानी माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो तो बच्चा भारतीय नागरिक अपने आप होगा। ठीक है। उसके बाद 2004 के बाद, अब 2004 के बाद क्या है? 3 दिसंबर 2004 के बाद बच्चा भारत में पैदा हो और माता पिता
भारतीय हो या एक भारतीय हो। एक भारतीय मतलब या तो माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। दूसरा, अवैध प्रवासी ना हो, यानी कि इनलीगल जो व्यक्ति भारत में घुस गया है वो ना हो, तभी बच्चा नागरिक माना जाएगा। यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर दोनों माता पिता भारतीय हों तो उनका बच्चा भी भारतीय होगा। अगर जो कोई एक उनमें से माता पिता में से कोई एक विदेशी है और एक भारतीय है, और जो विदेशी है वो अवैध प्रवासी ना हो, कि अवैध रूप से भारत में घुस आया हो, अगर जो ना हो, ऐसा ना हो, तो बच्चा जो होगा वो भारतीय नागरिक होगा। अब अवैध शब्द आया, ये अवैध क्या होता है? जो व्यक्ति बिना वैध पासपोर्ट यानी कि बिना वैध पासपोर्ट वीजा के भारत में आया हो तो उसे प्रवासी कहेंगे। अगर जो अवैध रूप से आ गया है, जिसके पास अवैध रूप से आया है, न ही पासपोर्ट है, वीजा नहीं है और भारत में अवैध रूप से घुस गया है, उसे अवैध प्रवासी कहा जाएगा। वीजा की समय या वीजा की समय सीमा खत्म हो गई, कोई व्यक्ति आया है, वैध रूप से आया है, लेकिन उसकी जो वीजा भारत में दिया गया था उसका वीजा खत्म हो गया और उसके बाद भी वह रुका हुआ है, तो उसे अवैध प्रवासी कहा जाएगा। अब वंश के आधार पर नागरिकता, अब वंश के आधार पर नागरिकता ये सेक्शन 4 में बताई गई है, वही नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 4 में। मतलब बच्चा भारत के बाहर पैदा हुआ है लेकिन माता पिता भारतीय हों। अब इस कंडीशन में क्या होगा? 1950 से 1992 तक केवल पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। अगर 1950 से 1992 तक अगर कि पिताजी यानी बच्चे के पिता भारतीय हैं तो वह बच्चा भी वंश के आधार पर नागरिक होगा। लेकिन 1992 से 2004 के बाद 1992 से 2004 के बाद माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तो बच्चा नागरिक बन सकता है। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद नागरिकता नहीं मिली, यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद बच्चा तभी नागरिक बनेगा जब जन्म के 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास या जो कॉन्सुलेट है उसमें उसे पंजीकरण करवाना होगा और माता पिता को यह घोषणा करनी होगी कि बच्चे के पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है, तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अब पंजीकरण और देशीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा पंजीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन के द्वारा यह सेक्शन 5 में बताया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। पंजीकरण का मतलब है कि निम्न आवेदन देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। जो कुछ आवेदन दिए गए हैं उनको देकर वह भारतीय नागरिक बन सकता है। भारतीय मूल का व्यक्ति हो, PIO, जो कम से कम 7 साल से भारत में रह रहा हो, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति जिसे 7 साल का निवास पूरा हो गया हो, यानी 7 साल उसे भारतीय व्यक्ति से उसने शादी कर ली और उसे रहते हुए भारत में 7 साल उसे निवास कर लिया है, या भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, वे भी पंजीकरण से नागरिक बन सकते हैं। OCI कार्ड धारक जिसने 5 साल से OCI रजिस्ट्रेशन कराया हो और 1 साल से लगातार भारत में रह रहा हो, ये सभी व्यक्ति पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। अब देशीकरण, कोई भी विदेशी व्यक्ति नागरिक बन सकता है अगर वह ऐसे देश का नागरिक ना हो जो
ऐसा देश से नागरिक ना हो जहां भारतीयों को रोका जाता हो। उसने अपनी पुरानी नागरिकता छोड़ दी हो, यानी वह जिस देश का हो उसने वहां की नागरिकता छोड़ दी हो। वह भारत में रह रहा हो, आवेदन से पहले लगातार 12 महीने वह भारत में रह रहा हो, और उससे पहले के 14 वर्ष में कुल 11 साल, यानी कि 11 साल प्लस आवेदन पहले से 1 साल, यानी 12 साल वो भारत में रह रहा हो, भारत में रहा हो। उसका चरित्र अच्छा हो, उसे भारत की किसी एक भाषा का ज्ञान हो, जो भारतीय भाषा की अनुसूची 8 में जो 22 भाषा दी गई हैं उसमें किसी एक भाषा का उसे ज्ञान हो, तो वो देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ले सकता है। ठीक है, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसका, कि कोई भी विदेशी व्यक्ति नागरिक किन आधारों पर ले सकता है। वह ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को रोका जाता हो, उसने अपनी पुरानी नागरिकता छोड़ दी हो, वह भारत में रह रहा हो, आवेदन से पहले लगातार 12 महीने यानी 1 साल, और उससे पहले 14 वर्ष यानी कि 11 साल प्लस 1 साल यानी टोटल 12 वर्ष। उसका चरित्र अच्छा हो, उसे भारत में किसी भी भाषा का ज्ञान हो, जो भी हमारी अनुसूची 8 में जो 22 भाषा दी गई हैं उसमें। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ विशेष छूट गवर्नमेंट दे सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति या मानव कल्याण के आधार पर कोई विशेष योगदान दिया है, तो सरकार उसके लिए ऊपर कुछ शर्तें कुछ शर्तें हैं उन्हें ढीली कर सकती है और उसे नागरिकता दे सकती है। क्षेत्र समावेशी और समाप्ति, यानी कि राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने पर, यानी कोई राज्य को भारत में सम्मिलित अगर करते हैं, अगर कोई विदेशी इलाका यानी कोई विदेशी इलाका है जो भारत का क्षेत्र नहीं है, उस इलाके को भारत में मिलाया जाता है, तो सरकार राजपत्र यानी गजेट पत्र या राजपत्र से सूचना देकर यह तय कर सकती है कि वह वहाँ के उस क्षेत्र के निवासी जो रहने वाले लोग हैं वे भारत के नागरिक माने जाएंगे या नहीं, यानी उन्हें गजेट पत्र के द्वारा भी नागरिकता दी जा सकती है। और उसका उदाहरण है पौंडीचेरी। 1962 में उसका विलय किया गया और वे सभी भारतीय नागरिक हैं। और नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? स्वेच्छा त्याग, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पूरी उम्र का हो और मानसिक रूप से, पूरी उम्र से मतलब है कि वो 18 साल का हो, ये हमारे सेक्शन 8 में बताया गया है, नागरिकता 1955 के जो सेक्शन 8 में, कि व्यक्ति जो पूर्ण रूप से बालिग है और मानसिक रूप से सक्षम है तो वह खुद घोषणा करके भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है। उसके परिणाम क्या होंगे? उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, उसके जो नाबालिग जो बच्चे होंगे उनकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर 18 साल के बाद अगर बच्चे चाहें तो नागरिकता ले सकते हैं। नोट, लेकिन युद्ध के दौरान यह व्यवस्था सरकार रोक सकती है। युद्ध के समय पर्यवसान के द्वारा, यह सेक्शन 9 में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। नागरिकता से वंचित किया जाना। अब सरकार, वे तो थे खुद अपनी छोड़ रहे हैं अपनी इच्छा से, लेकिन सरकार भी चाहे तो नागरिकता से वंचित कर सकती है। यह तब होता है जब केंद्र सरकार किसी व्यक्ति से जबरन उसकी नागरिकता छीन ले। यह नियम केवल पंजीकरण या देशीकरण से बने नागरिकों पर लागू
होता है। यानी यह नियम केवल पंजीकरण या देशीकरण से बने नागरिकों पर लागू होगा। अब सरकार नागरिकता कब छीन सकती है? धोखाधड़ी, फ्रॉड। अगर किसी ने झूठ या गलत जानकारी देकर नागरिकता ले ली है, अगर देश से गद्दारी, संविधान या भारत के प्रति, देश के प्रति अगर निष्ठा ना रखे तो भी सरकार नागरिकता छीन सकती है। युद्ध के समय दुश्मन देश के साथ अवैध व्यापार या अवैध संबंध या भारत की जानकारी देना, ऐसी कंडीशन में भी ले सकता है। विदेश में जेल, अगर पंजीकरण देशीकरण के 5 साल के अंदर किसी दूसरे देश में 2 साल की सजा हुई हो। ठीक है, कई बार ये इसलिए किया गया है, कई बार कुछ देश के लोग उस देश में सजा हो गई या वहाँ कुछ ऐसा कांड कर दिया और वह यहाँ आ गए, नागरिकता ले ली, तो इसलिए भी, तो इस केस में भी अगर जो पंजीकरण देशीकरण के 5 साल के अंदर किसी दूसरे देश में 2 साल की सजा हुई तो भी भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। या लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहना हो, भारत से लगातार 7 साल तक बाहर रह रहा हो सरकार को बिना बताए, तो भी सरकार वंचित कर सकती है। अपवाद, इसके अपवाद हैं कि छात्रों को, कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए गया है, सरकारी सेवा के लिए उसे बाहर विदेश में भेजा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोई व्यक्ति जैसे काम कर रहा है, एनजीओ में काम कर रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, तो इसमें इन नियमों में उसे छूट दी जा सकती है। दोहरी नागरिकता की अवधारणा, जैसे कि अमेरिका और कई देशों में दोहरी नागरिकता है वहाँ की, और ये दो, भारत में क्या है, ये 2 तरीके हो सकती है। जन्म कहाँ हुआ है उसके आधार पर नागरिकता, माता पिता या वंश के आधार पर नागरिकता। भारत के नियम है, भारत में केवल एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान है, और यह अनुच्छेद 9 में दोहरी नागरिकता को रोकता है। ओसीआई को दोहरी नागरिकता, अब ऐसा कह सकते हैं ओसीआई को विशेष दर्जा दिया जा रहा है तो वह दोहरी नागरिकता के जैसा ही हो गया, लेकिन ओसीआई जो कार्ड जो धारक हैं उन्हें दोहरी नागरिकता नहीं कहा जा सकता। यह जो सुविधा है एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर दी गई थी। एल.एम. सिंघवी समिति की जो कमेटी बनी थी उन्होंने यह सिफारिश की थी, क्योंकि उन्हें और जो अधिकार हैं चुनाव का, वोट का, वो अधिकार नहीं होते, तो ये नहीं कहा जा सकता। ओसीआई कार्ड पे प्रतिबंध है, जैसे भारतीय पासपोर्ट नहीं ले सकते हैं वो, जब भारतीय पासपोर्ट ही नहीं लेंगे तो दोहरी नागरिकता तो है ही नहीं। यानी वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे संविधान पद पर नहीं रह सकते, तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि ओसीआई दोहरी नागरिकता नहीं है, बस इन्हें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसा हमने आपको पीछे बताया था। प्रवासी भारतीय क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 9 जनवरी को। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो इसलिए ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उनको सम्मान दिया जाता है, इसलिए मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी को सम्मान के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी
ML सिंघवी समिति की सिफारिश पर 2003 में की गई थी, लेकिन 2015 से संशोधन के द्वारा ये हर साल ना होकर अब हर 2 साल में मनाया जाता है, 2015 के संशोधन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? विदेश में रह रहे भारतीयों को भारत से जोड़ना, यानी भारतीयता से जोड़ना, उन्हें भारत में निवेश कर के भारत में विदेशियों द्वारा निवेश करना, उन्हें मोटिवेट करना, भारत और भारतीयों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाना कि जो भारतीय हैं विदेश में रह रहे हैं उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की है, उसके बारे में एक मंच उपलब्ध कराना जिससे भारतीयों को गौरव महसूस हो सके और वे भारत में कुछ निवेश भी कर सके। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके मंत्रालय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय है, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इसका विलय 2016 में विदेश मंत्रालय में कर दिया गया। इसका कारण यही था, इसलिए कर दिया गया, दोहरा काम हो रहा था, इसलिए विदेश मंत्रालय के अंडर में कर दिया गया। ये जो सभी टॉपिक आपको कराए गए हैं इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस आपको यही टॉपिक बार बार रिवीजन कर लेना है और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछे गए, 2021 में पूछा गया था, और देखिए मुख्य परीक्षा 2018 में। यह हमने अधिनियम 1955 बहुत विस्तार से चर्चा की है। आप आराम से प्री में, मेंस में कुछ भी यूपीएससी पूछ ले, स्टेट पीसीएस कुछ भी पूछ ले, आपका कोई भी क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आपको हमारे नोट्स और अगर जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो भी करंट आपको और हमारे सभी पीवाईक्यू की टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, जैसे आपने लेक्चर यहाँ से पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पर आपको डेली हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बेस आपको सभी टॉपिक के कराए जा रहे हैं, जिससे आपका टॉपिक यहाँ से क्लियर होगा, प्रैक्टिस वहाँ से होगी। आप आंसर राइटिंग भी जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनकी भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसकी आईडी ये है, आप वहाँ पे निष्कर्ष एकेडमी 009 आप इस पर फॉलो कीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको सभी करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, सारा मटेरियल सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। आपको कोई अपनी राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको पूरी जीरो से और एडवांस लेवल तक की यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी कोई भी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।